आज के इस लेक्चर में हम लोग एक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानेंगे जिसका यूज हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए करेंगे। बस आज हम लोग को इतना ही समझना है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक स्पेशल मैथमेटिकल टूल होता है। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, उस टॉपिक का यूज हम लोग वेक्टर में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए करते हैं। वो मैथमेटिकल टूल है डिटर्मिनेंट। मैथमेटिकल टूल है डिटर्मिनेंट। हालांकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी ये टॉपिक जो है क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है, पूरा एक चैप्टर है ये। तो हमको उस पूरे डिटेल्स में नहीं जाना है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं और थोड़ा सा प्राइमरी ऑपरेशन जान लेते हैं जिसका यूज या जिससे हमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में हेल्प मिलती है। तो ये पहली बात ये आती है कि वो डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट एक अरेंजमेंट है। आप कहीं स्कूल में पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि सुबह मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट होते समय हम लोग लाइन में लगते थे। तो लाइन में लगते थे तो अगर प्रॉपर लाइनिंग की जाए, या आपने डिफेंस फोर्सेस की परेड देखी होगी, आइदर लाइव देखा हो या ऑन द इंटरनेट और इन द वीडियोस देखा हो, तो आपने डिफेंस फोर्सेस की परेड में ऐसा देखा होगा कि जब हमारे फौजी जवानों की लाइन लगाई जाती है तो एक जवान खड़ा हुआ, उसके आगे एक जवान खड़ा हुआ, उसके आगे एक जवान खड़ा हुआ, ऐसे एक लाइन बन गई। फिर एक जो हमारा जवान खड़ा है उसके बगल में एक दूसरा जवान खड़ा है, फिर उसके आगे वाले के बगल में एक दूसरा जवान खड़ा है। अगर उनको बोला जाए कि राइट टर्न, जैसे वो राइट टर्न होंगे फिर एक लाइन बन जाती है। उनको बोला गया कि लेफ्ट टर्न, तो वो लेफ्ट टर्न होते हैं तो एक लाइन बन जाती है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट बनाया जाता है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। हम लोग कहीं पे अगर सिस्टमेटिक वे में कोई बगीचा लगाते हैं, मान लीजिए कि आम के पेड़ों का हमको एक बगीचा लगाना है, तो हमने एक आम का पेड़ प्लांट किया, उसके बगल में एक दूसरा आम का पेड़ प्लांट किया, कुछ ऐसे। एक पेड़ यहाँ प्लांट किया, एक पेड़ यहाँ प्लांट किया, एक पेड़ यहाँ प्लांट किया, फिर एक पेड़ यहाँ प्लांट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। ये सारे डिस्टेंस जो है वो एक तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि इक्वल रखे जाएं, और इस तरह से हम लोगों ने एक अरेंजमेंट बना लिया। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये अरेंजमेंट जो है वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट हमने बनाया, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब यहाँ हम लोग ये पॉइंट लगाने की बजाय उसको किसी नंबर या इंग्लिश के किसी अल्फाबेट से चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको हम इधर बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, ये डी, ये ई, ये एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, यहाँ आई, ऐसे। तो आप देख रहे होंगे कि इस चीज को हम लोगों ने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, मतलब उन जो प्लांट हमने लगाया हुआ है उसका नाम दे दिया। ये ट्री है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ऐसे करके ये अरेंजमेंट जो हमारे पास बना, ये अरेंजमेंट कहलाता है डिटर्मिनेंट। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक बातें भी सीख लेते हैं, बिल्कुल फंडामेंटली है। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। तो हम इसमें उतने ही लिमिट तक जाएंगे जितने से हमारा फिजिक्स में काम चल जाता है। मतलब क्लास 11th के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको जितनी जरूरत है, हम इस टॉपिक को उसी हद तक डिस्कस करेंगे, उसके आगे जाने की हमको जरूरत नहीं है अभी। ये हमने वो बना लिया। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं, तो ये जो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, दिस हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज रो। ये पहली हॉरिजेंटल लाइन है तो दैट इज नोन एज रो, और दिस इज डिनोटेड बाय R1। उसी तरह से ये सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन दैट इज डिनोटेड बाय R2, रो नंबर 2। दिस इज कॉल्ड रो नंबर 3।
यानी कि यहाँ जो हमने डिटर्मिनेंट बनाया है इसमें 3 रो दिख रही हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं हमने ऐसा बनाया कि A, B, C, D, E, F, ऐसा भी डिटर्मिनेंट हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही रो हैं, दैट इज द R1 एंड दिस इज द R2। अगर हमने कोई ऐसा डिटर्मिनेंट बनाया A, B, C, तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, दैट इज नोन एज R1। तो ये हमारा रो का मामला हो गया। उसके बाद जो ये वर्टिकल दिख रहा है ना, इस वर्टिकल को बोला जाता है कॉलम। इस वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये है C1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, यानी यहाँ पे 3 कॉलम है। ऐसे ही अगर हम वर्टिकल बनाए तो हम सिंगल कॉलम वाला, डबल कॉलम वाला, ट्रिपल कॉलम वाला और बढ़ते हुए कॉलम में कितना भी बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि इसमें रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। अब अगर हम इसमें मेंबर्स की बात करें, चलिए हम इसको रो कॉलम समझने के बाद फिर एक बार बनाते हैं और अब फिर मेंबर्स की बात करेंगे। तो मेंबर्स की जो बात आती है वो होती है कि मान लीजिए हमने एक डिटर्मिनेंट लिया। अच्छा, इसका एक और टर्म होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट का ये पूछा जा सकता है कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ रो और इनटू नंबर ऑफ कॉलम, जितने रो और जितने कॉलम होंगे, पहले रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। आंसर नहीं बताना। आंसर नहीं बताना का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाया A, B, C, D, E, F। पूछा गया कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है। तो आप देखिए कि इसमें रो कितने हैं। तो दिस इज R1, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। तो इसमें कितने रो हो गए? तो 3 रो हो गए। और इसमें कॉलम कितना हुआ? तो दिस इज द C1 और दिस इज द C2, 2 कॉलम हो गए। तो नंबर ऑफ रो कितना? 3 और कॉलम कितना? 2। बोलेंगे कि दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। अब आप ये मत कहिएगा कि ऑर्डर क्या है तो 6, नो। मैं बहुत डबल ट्रिपल स्टार बना के यहाँ ये बात लिख दे रहा हूं कि ऑर्डर इज नॉट 6, ऑर्डर इज नॉट 6। आप इसको ये नहीं कि 3 into 2 लिखा हुआ है तो आप कह दें कि जैसे मान लीजिए आपका एक कमरा होता है, कमरे का एक डायमेंशन होता है। कोई पूछता है कि कमरे का डायमेंशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि 15/10। इट मीन्स कि द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम इज 15 फीट, 15 मीटर समथिंग जो भी, इनटू 10 फीट। या आप उसको ये नहीं बोलते हैं कि उसका जो है वो 150 है। 150 इज द एरिया ऑफ दैट रूम, बट द डायमेंशन ऑफ द रूम या द साइज ऑफ द रूम इज 15/10। उसी तरह से व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, दैट इज द 3 into 2। यानी ये बोला जाएगा कि ये 3 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। उसी तरह से अभी जो हमने ABCD वाला लिखा था, ABC DEF GHI, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है तो इसमें नंबर ऑफ रो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 3। यानी कि इसका ऑर्डर हुआ नंबर ऑफ रो 3 और कॉलम हुआ 3। ऑर्डर हुआ 3 into 3। ये 3 into 3 का एक डिटर्मिनेंट हो गया। ये हम डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बताते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ द डिटर्मिनेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है C, D, E, F, G, H, I।
अब पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन और द लोकेशन ऑफ ए, यानी कि ये जो इस डिटर्मिनेंट का मेंबर है ए, इसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन में हम लोग इसको ऐसे बताते हैं कि ये अल्फा 1 इज इक्वल टू ए। अल्फा 1 का मतलब हुआ कि अल्फा एक जनरल मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 1 जो है पहला 1 ये किस रो में है उसको बताएगा, यानी कि ये 1 जो लिखा हुआ है ये रो को बताएगा कि ये किस रो में है, और ये वाला जो है ये कॉलम को बताएगा कि किस कॉलम में है। तो हमारा ए जो है वो पहले रो और पहले कॉलम में है, तो इसको लिखा गया अल्फा 1 उसी तरह से हम बोले अल्फा 1 यानी कि वो मेंबर जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, यानी कि बी। अब कोई पूछे कि हमारा ई, आप जरा हमको इसका उल्टा बता दीजिए कि ई को हम क्या लिखें। तो ई जो है वो हमारा सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, यानी कि ई को लिखा जा सकता है अल्फा 2। कोई हमसे पूछे कि जी कहाँ है, जी बताइए, जी का लोकेशन बताइए। तो जी जो है वो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो जी को लिखा जाएगा अल्फा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मेंबर की पोजीशन को लोकेट करते हैं कि उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में उसकी लोकेशन कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में किसी टीचर को किसी बच्चे को खड़ा कराना है कुछ पूछने के लिए, तो हम या तो उस बच्चे के पास जाएं, बाय द वे हम उसका नाम नहीं जानते हैं, तो हम बोलेंगे कि मेरे लेफ्ट साइड के थर्ड बेंच पर, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से सेकंड स्टूडेंट खड़े हो जाओ। तो हर स्टूडेंट का प्रॉपर पोजीशन हमने लोकेट करके बताया। उसी तरह से ये जो है अल्फा 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 2 अल्फा 3 1 इज द लोकेटर, पोजीशन लोकेटर ऑफ द मेंबर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से हम लोग मेंबर को लोकेट कर देते हैं। और अब आते हैं हम लोग इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन पे। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको जिस ऑर्डर की जरूरत पड़ती है वो ऑर्डर है 3 into 3 के ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का यूज करके ही हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो हम 3 ऑर्डर 3 का ही एक्सपेंशन यहाँ पे समझेंगे, बाकी का हमारे कंसर्न में नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक लाइन लिखी जाती है कि हम इस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब ये कि एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू। अब विथ रेस्पेक्ट टू में हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, हम C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं और C3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के 6 तरीके हैं। R1 R2 R3 और C1 C2 C3 किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया जा सकता है। अब ये किसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, तो वो मतलब आप ये समझिए। चलिए हम इसको R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं। R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने का मतलब ये होता है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि थोड़ी नई चीज है तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत स्लो मोड में आपको समझा पाऊं। हमने लिखा कि एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने वाले हैं। तो R1 यानी आप पहला रो पकड़ लीजिए
पहले रो में आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं हमारे पास। तो ए बी सी, पहले रो में हमारे पास 3 मेंबर हैं, ए है, बी है और सी है। तो इसका जिस भी रो या जिस भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हमको एक्सपेंड करना है, हम सबसे पहले उसका पहला मेंबर लिखेंगे। मान लीजिए कि हम R2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते तो डी लिखते, R3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते तो जी लिखते। यानी कि जिस रो अगर हम C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते तो ए लिखते, C2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते तो सबसे पहले बी लिखते, C3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते तो सी लिखते। तो हम यहाँ R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन हुआ ए। ए लिखने के बाद हम एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज कोफैक्टर। इन द टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इज नोन एज कोफैक्टर, बट हम यहाँ पे कोफैक्टर वर्ड आपको सिर्फ बता दिया, हम इसको छोटा डिटर्मिनेंट बोलेंगे। वो छोटा डिटर्मिनेंट कैसे बनता है कि आपने जो मेंबर लिया है ना, यहाँ जो भी लिखा हुआ है, आपने पहला मेंबर लिया, ए लिखा, अब इस छोटे डिटर्मिनेंट में वो लिखे जाएंगे कि जो इस रो में नहीं आते और इस कॉलम में नहीं आते। यानी कि हमने यहाँ पर जो भी मेंबर लिखा है ए, उस रो के सारे मेंबर को छोड़ दीजिए और उस कॉलम के सारे मेंबर को छोड़ दीजिए। यानी कि ए जहां पर रहेगा उस रो का कोई भी मेंबर और उस कॉलम का कोई भी मेंबर इंक्लूड नहीं होगा। तो यानी हमारे पास बचा ई एफ एच आई, ठीक उसी तरीके से इसको लिख दिया ई एफ एच आई। ये हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ। उसके बाद हमारा एक्सपेंशन किसके रेस्पेक्ट में था? R1 के रेस्पेक्ट में। तो हमने पहले यूज किया R1 का पहला मेंबर, उसके बाद R1 का दूसरा मेंबर। तो दूसरा मेंबर लिखने के लिए हम लोग साइन माइनस लगाते हैं, यानी कि शुरू करेंगे प्लस से। अब मान लीजिए कोई बोले कि सर यहाँ माइनस ए होता, तो भाई हमारा मेन साइन प्लस है और ए की जगह जो भी है वो प्लस है, माइनस है, अल्फा बीटा गामा जो भी है वो वहां लिखा जाएगा एज इट इज। उसके बाद ये माइनस मेरा है, ये माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे, और अगर यहाँ पे माइनस बी होता तो ये माइनस ऑफ माइनस बी लिखा जाता, लेकिन वो नहीं है, तो चलिए हम यहाँ पे बी लिख रहे हैं। बी के आगे फिर एक छोटा डिटर्मिनेंट। अब आपने देखा था ये पहले वाले केस में कि हमने जो मेंबर यहाँ लिखा था उस रो का कोई भी मेंबर और उस कॉलम का कोई भी मेंबर इस डिटर्मिनेंट में नहीं था। तो अगर हमने यहाँ पे बी लिखा है तो बी के रो का कोई भी मेंबर और बी के कॉलम का कोई भी मेंबर, हम इसको करली वाले ब्रैकेट से दिखा रहे हैं, इस कॉलम को, रो तो ऑलरेडी आपके पास दिख ही रहा है। तो हमारे पास क्या क्या बच गया? तो हमारे पास बचा डी, एफ, जी और आई। तो हम उसको यहां लिखेंगे डी, एफ, जी और आई। ये बात ध्यान देने वाली है कि हमने पहला मेंबर प्लस के साथ लिखा, दूसरा मेंबर माइनस के साथ लिखा, अब तीसरे मेंबर की बारी, तो तीसरा मेंबर फिर प्लस के साथ लिखा जाएगा। यानी कि एक्सपेंशन में प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। तो हमको ज्यादा बढ़ना नहीं है, हमारा तो लास्ट स्टेप आने वाला है। तो हम यहाँ सी पे पहुंच गए और सी को हमने प्लस में लिखा, प्लस सी, फिर वही छोटा डिटर्मिनेंट। अब ये दो डिटर्मिनेंट छोटा बना लेने के बाद आपका कॉन्सेप्ट तो खुल ही गया होगा कि हमको क्या क्या करना है। तो सी के रो वाला मेंबर नहीं लेना और सी के कॉलम वाला मेंबर नहीं लेना। तो क्या बच गया? डी, ई, जी, एच। सी जहां पे है इस कॉलम का छोड़ दिया और इस रो का छोड़ दिया, तो बचा डी, ई, जी, एच। यानी यहां बचा डी, ई, जी और एच। ये इसके एक्सपेंशन का पहला स्टेप है। नाउ द सेकेंड एंड लास्ट स्टेप फॉर द आंसर इज, हमने यहां लिखा ए और यहां ब्रैकेट में पहले लेफ्ट अपर टू राइट लोअर, लेफ्ट अपर टू राइट लोअर का मल्टीप्लाई करेंगे।
पहले लेफ्ट लोअर लेफ्ट अपर टू राइट लोअर यानी EI, और माइनस ये सेकंड वाला मल्टीप्लाई करेंगे HF, पहले इधर फिर इधर, ये मेन डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है, तो मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई EI, सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लाई HF, माइनस B, यहां मल्टीप्लाई हुआ DI माइनस GF, प्लस C, यहां मल्टीप्लाई हुआ DH और माइनस GE। यही हमारे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है और ये हमको आंसर मिल जाता है। आप किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके देख सकते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है वो सेम ही मिलेगा। आपको सेम कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको बता देता हूं, आप ये खुद ही ट्राई करेंगे। आप नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, फिर इसको आप किसी भी के R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी एक के भी रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर लीजिए। वही करना है कि आप जिस उसके मेंबर के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करने वाले हैं उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दीजिएगा। बाकी आप इस तरीके से छोटा डिटर्मिनेंट बनाइए, फिर मल्टीप्लाई करिए और आप 2-3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने के बाद देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम ही आंसर आएगा। ये प्रोसेस है डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन और डिटर्मिनेंट, जिसका कि यूज हम लोग अब अपने अगले वीडियो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स में करेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।